नमस्ते फ्रेंड्स, प्रेरणा द साइकोलॉजिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चिंताजनक विषय पर। बेसिकली पेरेंट्स को आजकल काफ़ी चिंता है कि आजकल के बच्चे काफ़ी रेस्टलेस रहते हैं, वो ठीक से सोते नहीं हैं, नींद नहीं उनकी पूरी हो पाती है या फिर वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। तो पेरेंट्स ये आपके लिए है, बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें डिमांड की थी कि मैडम प्लीज़ बताइए व्हाट द कॉजेज़ फॉर इट, ऐसे क्यों हो रहा है आजकल, एंड ऑल्सो व्हाट आर द होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, या फिर हमें कब हमारे बच्चों को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स वरीड है दोस्तों, तो मैं आज लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, होम रेमेडीज़ एंड लाइफस्टाइल जो आप चेंज कर सकते हो, जिससे आपके बच्चों का रेस्टलेसनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ऑल्सो सर्टेन कॉजेज़ विच यू नीड टू नो, जो कॉजेज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड कब डॉक्टर को आपको दिखाने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी होगी। आइए दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि रेस्टलेसनेस क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड रेस्टलेसनेस वेल, तभी हम इनके कॉजेज़ के बारे में भी जान सकते हैं और ट्रीटमेंट और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो रेस्टलेसनेस अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये हर एज ग्रुप में इसके कॉजेज़ चेंज होते हैं। जैसे अगर 3 से 7 साल के बच्चों में अगर हम देखते हैं तो इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनमें एनर्जी होना काफ़ी नेचुरल है दोस्तों। बट अगर हमें ऐसे दिख रहा है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं काफ़ी बार, या फिर स्कूल में फोकस नहीं कर पाते हैं या ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो बेसिकली ये भी इनके कुछ कॉजेस हो सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम एज 3 to 7 दोस्तों 8 to 12 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें जो कॉमन कॉजेस है फॉर रेस्टलेसनेस, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू जंक फूड ज़्यादा ले लेना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखना, या फिर स्कूल के प्रेशर से होता है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। 13 to 15 ईयर्स दोस्तों एक टीनेजर्स की एज होती है। इसमें बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर कुछ इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, या इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, या फिर एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है। इसकी वजह से भी इनको रेस्टलेसनेस ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कुछ कॉमन कॉजेज़ भी होती है। तो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़ फॉर द चिल्ड्रन टू बी रेस्टलेस। और दोस्तों ध्यान में रखिए कि कॉजेज़ अलग अलग हो सकते हैं, बट बेसिकली जो लाइफस्टाइल है और जो होम एनवायरनमेंट है वो उसी से ही हमारी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो फर्स्ट लेट अस नो द कॉमन कॉजेज़ फॉर रेस्टलेसनेस। कॉमन कॉजेज़ एज इन दोस्तों मैं पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक सिंपल लिस्ट बताती हूँ, जैसे कि स्लीप प्रॉब्लम, जैसे कि लेट नाइट जागना या फिर लेट तक टीवी देखना। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कैफीन, चॉकलेट्स, शुगर या जंक फूड ज़्यादा लेना, ये भी कॉमन कॉजेस होते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन एडिक्शन, जहाँ पे गेम्स या सोशल मीडिया पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, उससे भी रेस्टलेसनेस बढ़ती है। ऑल्सो पेरेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज लैक ऑफ आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स कम खेले जाते हैं तो उनका जो एनर्जी होता है वो बिल्कुल वेंटिलाइज नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रेस्टलेसनेस। इमोशनल फैक्टर्स, जैसे स्कूल का कुछ प्रेशर हो, एग्ज़ाम का प्रेशर हो, या फिर घर की कुछ टेंशन हो, ये भी बच्चों को रेस्टलेस बना देती है। तो दोस्तों मेडिकल कॉजेज़ कैन ऑल्सो बी देयर, जैसे कि एडीएचडी या फिर जो रेस्टलेस बच्चे हैं उन पे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन या अदर हार्मोन जो बेसिकली इम्पल्स कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो हार्मोन्स कम रिलीज होते हैं। इसकी वजह से भी बेसिकली ये बच्चे रेस्टलेस या फिर हाइपर एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों ये बच्चे इंटेंशनली ये कुछ नहीं करते हैं। देयर कैन बी मेडिकल कॉज टू इट, एंड ऑल्सो सर्टन लाइफस्टाइल एंड होम एनवायरनमेंट नीड टू बी चेंजेस। सो लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रीटमेंट ये है कि इनका स्लीप रूटीन हमें बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बेड टाइम रूटीन है, इनके जो सोने का टाइम है और उठने का टाइम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मेंटेन रखें, रेगुलर रखें। सोने के टाइम दोस्तों अगर आप इनको हल्दी दूध या फिर शहद वाला दूध देते हो तो बेसिकली इनका माइंड रिलैक्स होता है इससे, और तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल ट्रीटमेंट फॉर देम। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट वुड बी दैट सोने से 1 घंटा पहले बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं चाहिए, या फिर स्क्रीन टाइम पूरा बंद चाहिए। तो 1 hour बिफोर गोइंग टू स्लीप देयर शुड बी नो स्क्रीन टाइम और देयर शुड बी नो मोबाइल।
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव सीन इन रेस्टलेस और हाइपर एक्टिव किड्स इज दैट जो भी उनका जो शुगर अमाउंट है वो लिमिट करो, जंक फूड जो है उन्हें मत दिया करो। शुगर बेसिकली रॉ शुगर आपको नहीं खानी है, जो फ्रूट्स में जो भी शुगर है वो आप बच्चों को दे सकते हो। एंड ऑल्सो दोस्तों जो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कैफीन, चॉकलेट्स, ये सब सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, बिकॉज इन चीज़ों से रेस्टलेसनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो ये बच्चे को आप खेलने दीजिए, करने दीजिए। पहले जैसे मतलब पेरेंट्स जो बोलते हैं कि पहले के बच्चे ऐसे नहीं होते थे एंड अभी के बच्चे ऐसे हैं, तो आप सीधा सीधा डिफरेंस देख सकते हो कि पहले कैसे बच्चे ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे एंड अभी बच्चे इतना आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँगी आपको कि बच्चा कभी थर्ड फ्लोर से अगर सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में भी चला जाए तो बेसिकली पेरेंट चिंतित हो जाते हैं, वो उसे ऊपर बुला लेते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ करने का जो पहले स्कोप हुआ करता था अभी वो स्कोप बिल्कुल नहीं है। तो वी विल सजेस्ट एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ करने दिया जाए। बेसिकली आउटडोर एक्टिविटीज़ से उनका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स होता है एंड बेसिकली उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी वेंटिलाइज हो जाता है। दोस्तों माइंड कामिंग जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। अब माइंड कामिंग एक्टिविटीज़ क्या है, तो जैसे कि डीप ब्रीदिंग या फिर बच्चों को जब कलरिंग करना अच्छा लगता है तो थोड़ा सा कलरिंग करने देना, पेंटिंग करने देना। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी कुड और मेनी ईयर्स बैक, लाइक पहले बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, अभी बच्चों को बेसिकली वो नहीं है, तो एटलीस्ट आप बेड टाइम कुछ स्टोरीज सुनाएं, सो दैट विल ऑल्सो मेक देयर माइंड रिलैक्स। पेरेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट घर का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव एंड सेफ रखने की बहुत ज़रूरत है। अक्सर ये देखा जाता है कि कभी कभी बच्चों को ही नहीं समझ में आता है कि उन्हें क्यों डांट पड़ी है, तो बेसिकली डांटने के बजाय अगर उनको ठीक से क्लियरली अगर इंस्ट्रक्शंस दो एंड क्लियरली अगर उनको समझाओ तो शायद कुछ उसका रिस्पॉन्सेस अलग मिल सकता है। बिकॉज़ कभी कभी देखा जाता है कि पेरेंट्स ही अपना फ्रस्ट्रेशन कभी कभी निकाल देते हैं, तो बेसिकली वी नीड टू इवेलुएट आवर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज़ काफ़ी जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो मॉडलिंग भी किए जाते हैं, मॉडल भी किए जाते हैं बच्चों से। ऐसे देखा जाता है कि जो पेरेंट्स ज़्यादा रेस्टलेस जो होते हैं उनके बच्चे भी रेस्टलेस होते हैं, तो बेसिकली इट कैन बी विद जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो एंड जो थ्रू मॉडलिंग भी ये हो सकता है। तो बच्चों को काम करने से पहले हमें खुद काम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स। तो ये थी दोस्तों कुछ होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल जिन्हें हमें थोड़ा सा बदलाव लाके बच्चों में रेस्टलेसनेस कम कर सकते हैं। ये दोस्तों अब हम जानते हैं कि पेरेंट्स को डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है अपने बच्चों को। तो डॉक्टर को दिखाने की तब ज़रूरत है तो जब बेसिकली हमारा बच्चा ठीक से नींद नहीं ले पाता है, सो नहीं पाता है और दिन भर थका थका रहता है, वो फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह पर नहीं बैठ पाता है। कुछ बच्चों में डिप्रेसिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, एंग्जाइटी काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा डरते हैं, फिजिकल सिम्टम्स दिखाते हैं जैसे कि हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ता है, स्टमक एक, हेड एक्स विदाउट एनी रीजंस। तो दोस्तों अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तब आपको ट्रिगर है कि आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये थे ट्रीटमेंट, कुछ होम रेमेडीज़ जो हमने आपको दी है। तो पेरेंट्स ऐसे ही आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस टू एज मेनी पेरेंट्स एज यू वांट, सो दैट उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।